आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर सुभाष सिंह। इनका एक छोटे सा परिचय देते हुए, डॉक्टर सुभाष सिंह डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के। इन्होंने पीएचडी किया है MUHS से। 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं होम्योपैथी पर, 150 से ज़्यादा इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड। डॉक्टर सिंह काफ़ी पीजी स्टूडेंट्स के एकेडमिक कैरियर में गाइड हैं उनके। एंड जब हमारी लास्ट बात हुई थी हमारे डॉक्टर MK साहनी से, तो हमें पता लगा कि डॉक्टर सुभाष सिंह ने उनके कहने पे कि काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी एंड नॉलेज अपने फादर डॉक्टर महेंद्र सिंह से ली है और ये लेगेसी होम्योपैथी में आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एंड आज हम आपसे सुनना चाहेंगे सर इस टॉपिक पे। थैंक यू सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सभी के बीच बात करने के लिए जो न्योता आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मास्टर हैनीमैन को नमन, जिनकी वजह से होम्योपैथी का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से आज सब हम यहाँ इकट्ठा हो पाए और जिसकी वजह से मानवता को एक ऐसे चिकित्सा विधि का पता चला जो करीब 200 साल से मानवता की सेवा कर रहा है। और आज पूरे विश्व में ये फैला हुआ है, पर होम्योपैथी के बारे में जहां तक सवाल है, भारत उसकी केंद्र बिंदु है। और यहीं से भले ही ये जर्मनी में आविष्कार गया हो, पर ये अपने देश में सबसे ज्यादा इसका प्रचार और प्रसार हुआ है। और ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि आज अपने देश से ही ये चारों तरफ फैल रहा है, वो पढ़ाई की बात हो या चिकित्सा की बात हो। और खासकर बंगाल का होम्योपैथी की दुनिया में होम्योपैथी के मामले में अपना एक स्थान रहा है। और मुझे गर्व है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और उसमें राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है वो आप लोग जो लोग यहाँ नहीं आए हैं सबको न्योता है, निमंत्रण है कि एक बार अवश्य पधारें, क्योंकि यह आज विश्व में सबसे बड़ा होम्योपैथिक का संस्थान है। और मैं ये मौका लेना चाहूंगा दो बातें अपने संस्थान के बारे में कहने के लिए कि हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट में विश्व भर से छात्र छात्राएं आते हैं। 126 के करीब सीट है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ 5 सब्जेक्ट में चलता है, जिसमें विदेश से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए अलग सीट रिजर्व है। और हमारे यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें प्योरली एंड ओनली होम्योपैथिक चिकित्सा होती है। और आप आके देखिए कि यहाँ रोजाना आउटडोर में ओपीडी में करीब 3000 पेशेंट की चिकित्सा होती है। हमारा डेली फुटफॉल ऑन एन एवरेज ओपीडी में 3000 है। और हम 3000 पेशेंट का कैसे चिकित्सा करते हैं प्योर एंड सिंगल मेडिसिन के द्वारा, और कैसे वो उससे लाभान्वित होते हैं, कैसे फायदा उठाते हैं। और यहाँ पूरी तरह से हैनीमैन की जो होम्योपैथी जैसा ऑर्गेनन में कहा गया है उसके हिसाब से चिकित्सा किया जाता है। आपको देख के अच्छा लगेगा, जो भी होम्योपैथी डॉक्टर यहाँ जुड़े हुए हैं सबको न्योता है, जब भी कलकत्ता आए या मौका निकाल के राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान में जरूर आए। मैं करीब 30 साल से ऑर्गेनन पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। ऑर्गेनन ही मेरा सब्जेक्ट है और ऑर्गेनन के द्वारा ही मैं दूसरे सब्जेक्ट या दूसरी बातों में ऑर्गेनन का सिपाही हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, मेरा ये प्रयास रहेगा यह बताने का कि हम लोगों के मन में ये जो धारणा है बहुत लोगों के मन में कि ऑर्गेनन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये ऐसा है नहीं, बल्कि हर शब्द हर लाइन उसमें जो लिखी हुई है वो सबका क्लिनिकल और प्रैक्टिस में उसका यूज होता है। अगर वह ना होता तो आज जो भी होम्योपैथी की जो सिस्टम है वह इतना सक्सेसफुल ना होता। आप सभी को पता होगा कि मास्टर केंट, जेम्स टाइलर केंट,
जब वो प्रैक्टिस करते थे तो एक टाइम में उनके पास एक लेडी पेशेंट आई और आके उसने अपना परिचय दिया कि मैं खुद एक होम्योपैथी की डॉक्टर हूं और मुझे ये बीमारियां हैं। केंट ने पूरा डिटेल्स में उसका केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम कब से लेकेसिस दवा खा रही हो। वह जो पेशेंट थी वो अचंभित हो गई, इसलिए कि मैंने कहीं पे भी यह चर्चा नहीं किया कि मैं लेकेसिस दवा खाई हूं या नहीं खाई हूं। इनको कैसे पता चला कि मैं लेकेसिस की दवा खाई। वास्तविकता ये थी कि वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई थी और ज्यादातर डॉक्टरों ने लेकेसिस उनको प्रेस्क्राइब किया था और वो उनके बात के अनुसार लेकेसिस दवा खा रही थी। तो फिर उन्होंने केंट से पूछा कि सर आपको कैसे पता चला कि मैं लेकेसिस दवा ले चुकी। तो केंट साहब ने कहा कि मुझे पता इसलिए चला कि आप जो भी सिम्टम्स दे रही हैं वो लेकेसिस पॉइजनिंग के सिम्टम्स, आप लेकेसिस को प्रूव कर रहे हैं। वो लेडी जो डॉक्टर थी उनके लिए बड़े ही अचंभे की बात थी और फिर उन्होंने और सवाल पूछा कि आपको कैसे पता चला। फिर धीरे धीरे वो क्लोज हो गए और वो मास्टर केंट की सेकंड वाइफ अल्टीमेटली बनी, क्लारा लुइस केंट। उन दोनों का परिचय इस तरह से शुरू हुआ। एक और केस था, हम लोगों ने एचडी का नाम सुना है। एचडी जब वो होम्योपैथी में नहीं थे तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद उनके शरीर का एक हिस्सा धीरे धीरे पैरालिसिस हो रहा था, पैरालिसिस की तरफ जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। तो वो कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए जा रहे थे। उस जमाने में मोबाइल और इंटरनेट तो था नहीं, तो पत्राचार के द्वारा या खुद जाके उसकी चिकित्सा की बात होती थी। फिर उनको जब पता चला कि हाँ होम्योपैथी बोल के एक सिस्टम है, आविष्कार हुआ है और सैमुअल हैनीमैन उसके जनक हैं, तो उन्होंने सैमुअल हैनीमैन को भी चिट्ठी लिखी अपनी बीमारी का पूरा ब्यौरा देते हुए। और हैनीमैन ने उनसे पूछा कि आपको बचपन में स्किन डिजीज कब हुआ था। एचजी के लिए बड़े अचंभे की बात थी कि मैंने जो पूरा ब्यौरा लिखा है उसमें कहीं भी बचपन की बात नहीं लिखी है, बचपन के स्किन डिजीज की कोई बात नहीं लिखी है। मैं उनको जानता भी नहीं, वो मुझे जानते भी नहीं। तो ये बात उनको कैसे पता चला, क्योंकि यह हकीकत थी कि एचडी को कभी भी बचपन में एक बार बीमारी हुई थी, चमड़े की बीमारी, बहुत जोर से। तो ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड देन अल्टीमेटली व्हेन ही केम क्लोज, तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला। तो मास्टर हैनीमैन ने उनको एक्सप्लेन किया कि आपकी यह जो बीमारी है, यह बीमारी इस फॉल की वजह से नहीं हुआ है, इस गिरने की वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ है। इस गिरने की वजह से उसका इनिशिएशन या उसका ट्रिगरिंग फैक्टर के रूप में वो भले ही काम किया हो, पर इसके पीछे कहीं कोई मायाजम की बात है या फंडामेंटल कॉज की बात है। तो इन घटनाओं को यहां बोलने का तात्पर्य यह है कि केंट साहब को कैसे पता चला कि एक पेशेंट जब वो मेरे पास आया, उसने पूरी बात बताई, तो वह सिम्टम सारे लेकेसिस के थे, पर उन्होंने लेकेसिस नहीं दिया और कहा कि आपको लेकेसिस पॉइजनिंग हो रहा है। एचडी जब मास्टर हैनीमैन से मिले तो मैं एचडी के पूरे विवरण को सुनने के बाद, पत्र में उन्होंने जो लिखा था, मास्टर हैनीमैन ने क्यों पूछा कि आपको कोई स्किन डिजीज का सप्रेशन का हिस्ट्री है या नहीं। इन सारे प्रश्नों का, क्योंकि यह बातें हमारे प्रैक्टिस की डेली की बात है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम इंजुरी का केस आता है और हम उसमें आर्निका या इस तरह की इंजुरी की मेडिसिन में ही भटक के रह जाते हैं और फिर जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है और उसका दोष हम फिर देते हैं कि हाँ कहीं होम्योपैथी में इसकी कमी रह गई है। यह बातें केंट को या बाद के वाले केस में हैनीमैन को पता इसलिए चला बिकॉज उनको होम्योपैथी के फंडामेंटल्स के बारे में बहुत साफ सुथरा क्लैरिटी के साथ उनके मन में ये बैठा हुआ था, वो जानते थे, जिसकी वजह से it was very clear
कि एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होता है। कॉज जैसा होगा उससे रिलेटेड उसके प्रोपोर्शनल इफेक्ट होगा। एक इंजुरी की वजह से इतना लंबा इफेक्ट नहीं हो सकता है, उसके पीछे कहीं पे कोई दूसरी वजह होनी पड़ेगी, और होम्योपैथिक कंसेप्ट के अनुसार वह एक सप्रेशन या इस तरह का फंडामेंटल कॉज का हिस्ट्री होगा। यह बात हमको तभी पता चलेगा जब हम ऑर्गेनन को जानेंगे, जब हम ऑर्गेनन को पढ़ेंगे, हम बेसिक प्रिंसिपल्स को जानेंगे। मैं एक और केस बताता हूं। एक केस है, एक पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कब्जियत है, और डॉक्टर साहब जब पूछते हैं कि कब्जियत कैसा है, तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा स्टूल ड्राई हार्ड एज ई बर्न्ट। और फिर आगे केस टेकिंग करने के बाद पता चलता है कि उस पेशेंट को प्यास बहुत है। प्यास के बारे में जब ज्यादा पूछते हैं तब वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब माय थर्स्ट इज फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। और फिर केस टेकिंग में पता चलता है कि उसकी सारी तकलीफें जो है वो सब कंप्लीट रेस्ट से आराम हो जाता है। डॉक्टर साहब के मन में दुविधा आती है कि कहीं ये मेट्रियामेड का पढ़ के तो नहीं आया, क्योंकि वह सारा विवरण जो दे रहा है वो पूरा ब्रायनिया का दे रहा है। तो एज वी कैन अंडरस्टैंड कि वो स्टूल के सारे सिम्टम्स, थर्स्ट, रेस्ट से एमुलरेशन, और भी सिम्टम्स जो है ब्रायनिया को ही दे रहे हैं। वो सारे को समझने के बाद उसको ब्रायनिया प्रिस्क्राइब किया गया। चूंकि प्रिस्क्राइबर होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर हैनीमैन को मानने वाला था, तो उसने सिंगल डोज दिया, यह मानते हुए कि इतना क्लियर कट सिम्टम है तो इसमें और क्यों गलती होगी। सिंगल डोज इज एनफ टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। परंतु दुर्भाग्यवश उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी तकलीफ में कमी नहीं आई। जो तकलीफें थी वो जैसी की तैसी ही रही। अब डॉक्टर के मन में आता है कि इसका मतलब कहीं पे होम्योपैथी में गड़बड़ी है, कहीं पे ये प्रिंसिपल्स की गड़बड़ी, या दवा की प्योरिटी की गड़बड़ी। उन्होंने सब कुछ चेक किया, फिर से केस टेकिंग किया, सब कुछ किया, तो देखा नहीं ब्रायनिया है और मेडिसिन आल्सो इज प्योर। सो वेयर वाज द मिस्टेक? व्हाई ब्रायनिया डिड नॉट एक्ट? ये सवाल केवल उनके ही नहीं, जिस तरह के केसेस हमारे आपके जिसके भी मन में आएगा, जो भी ऐसा फेस करेंगे उनके मन में ये आएगा ही। दैट इज ओनली नेचुरल। नाउ व्हाई ब्रायनिया डिड नॉट एक्ट? ब्रायनिया ने क्यों काम नहीं किया, और हमको इस केस में क्या करना चाहिए था, यह जानने के लिए हमको ऑर्गेनन जानना पड़ेगा। क्योंकि यह ऑर्गेनन में ही लिखा हुआ है बहुत साफ शब्दों में कि ब्रायनिया, इग्नेशिया, रस्टॉक्स और समटाइम्स बेलाडोना जैसी दवाएं हैं जो ऑल्टरनेटिंग एक्शन की वजह से वहां पे एक डोज काम नहीं करता है। और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ज्यादातर केस में a fresh and equally small dose of the same medicine is required. तो वह डॉक्टर साहब ने जो गलती की वह की कि ब्रायनिया का सिंगल डोज देके बैठे रहे और सोचते रहे कि हाँ डिजायर्ड रिजल्ट होगा। अगर वो मेडिसिन ब्रायनिया नहीं होके, इग्नेशिया ना होके, रस्टस ना होके, बेलाडोना ना होके दूसरी कोई दवा रही होती जिसका ऑल्टरनेटिंग एक्शन नहीं, तो वो वैसा ही रिजल्ट होता। परंतु इन दवाओं का चूंकि ऑल्टरनेटिंग एक्शन है, मास्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनन में साफ कहा है, यहां पे उसका एक और फ्रेश डोज दवा देने की जरूरत थी ना। मेरा सवाल ये है कि ये जो गलतियां हैं, ये जो बात है, ये हमको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम ऑर्गेनन का पढ़ाई नहीं करेंगे, अध्ययन न करेंगे। अगर हम ऑर्गेनन जानते पढ़ते तो वो डॉक्टर को यह पता होता कि इन दवाओं को इस तरह से इसका रिपीटेशन जरूरी है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, हर एफोरिज्म्स में कुछ ना कुछ, जिसके द्वारा हमको यह पता चलता है कि ऑर्गेनन कितना जरूरी है। हम जानते हैं कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस सही मायने में बहुत ही आसान है। हम लोग हैं जो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए। वह इतना आसान है कि शायद
मास्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनन इस विचार से लिखा था कि एक आदमी जब वो पढ़ेगा, उस वक्त की चिकित्सा विधा से वो जब डिससैटिस्फाइड रहेगा और सोचेगा कि यह सिस्टम ठीक नहीं है, एंड आई नीड टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, तो वो ऑर्गेनन पढ़ेगा और शुरू से आखिर पढ़ने के बाद वह होम्योपैथी के एफिकेसी से कन्विंस्ड होगा, and then he will start practicing homeopathy. It was written with such a simple motive. Organon is difficult subject to study. और 30 साल के अपना अनुभव से कह रहा हूं कि जितना पढ़ने में कठिन नहीं है, उससे ज्यादा पढ़ाने में ही है कठिन। और उसकी गलती और किसी को नहीं, हमको ही है। उसके दोषी हम खुद हैं, जो ऑर्गेनन के हम टीचर हैं, वही कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस ऑर्गेनन को इतना कठिन बना के रख दिया। थोड़ा सा ये विचार करें कि ऑर्गेनन में है क्या। ऑर्गेनन क्या है? एक किताब, एक दर्शन, या एक गाइडलाइन, निर्देशिका? सही मायने में तीनों चीज। क्योंकि अगर पूरे ऑर्गेनन को हम एफोरिज्म्स में नहीं, उसके कंटेंट पे विचार करें कि उसके कंटेंट क्या क्या है, तो पूरे ऑर्गेनन को हम 4 टुकड़े में बांट सकते हैं। उसमें कुछ डिस्कवरीज है। क्या है? जो पहले कहीं नहीं, जो हैनीमैन ने पहली बार कहा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ड्रग प्रूविंग, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट, वन साइडेड डिजीज, मेंटल डिजीज, इंटरमीडिएट डिजीज, ड्रग डायनामाइजेशन इत्यादि, ये सब डिस्कवरीज हैं जो और कहीं नहीं है, और सबसे पहले हैनीमैन ने कहा और ऑर्गेनन ने कहा। कुछ डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस, क्या चीज का? बीमारी का एग्जामिनेशन करने के लिए, केस टेकिंग, दवा को बनाने के लिए, और उन दवाओं को हेल्दी पर्सन पे प्रूव करने के लिए, दवा के सिलेक्शन के लिए, डायटेटिक्स के लिए, साइकिकल या मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस। इसके सिवा कुछ थ्योरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल इंस्ट्रक्शन, इलस्ट्रेशंस, उदाहरण, एक्सप्लेनेशंस। अपनी बात को हैनीमैन ने समझाने के लिए, मनवाने के लिए बहुत जगह बहुत सारे उदाहरण दिए, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस। और चौथा, कुछ बचाव और कुछ आरोप, डिफेंसेस एंड एक्यूजेशन। ऑन व्हाट? वेयर हैनीमैन, आपको सोचना पड़ेगा कि किस जमाने में और किस माहौल में चिकित्सा सिस्टम था, और उस चिकित्सा सिस्टम के जो फॉलोअर्स थे वो तरह तरह की बातें करते थे, और वो और किसी की बात को मानना ही स्वीकार नहीं करते थे। और ऐसे समय में जब मास्टर हैनीमैन एक नए सिस्टम की बात करते हैं, तो बहुत जगह उन्होंने अपने सिस्टम को डिफेंड किया है, और दूसरे जो सिस्टम है उसके सिस्टम की गलतियों को उन्होंने उजागर किया है। तो ऑर्गेनन में कुछ डिस्कवरीज है, कुछ डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ थ्योरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ डिफेंस एंड एक्यूजेशन। पर होम्योपैथी में जो सबसे बड़ी समस्या वो है, ये है बाहर से जो आक्रमण है, बाहर से जो निंदा है, बाहर से जो होम्योपैथी को विज्ञान न मानना है, ये सब अपनी जगह है ही। पर सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि हम जो होम्योपैथिक सिस्टम के फॉलोअर्स हैं, जो मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वह लोग अपने अपने ढंग से होम्योपैथिक फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं, अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं, और अपने अपने ढंग से उसको फिर प्रैक्टिस करते हैं। और हर आदमी कहीं ना कहीं अपने सक्सेस का क्लेम करता है। होता क्या है, जिसकी वजह से अलग अलग स्कूल्स बन गए,
अलग अलग मठ बन गए हैं। और चूंकि हम लोग यह नहीं बताते हैं कि सारे बातों में सही क्या है गलत क्या है, यह समझने के लिए सबसे आसान तरीका है अगर हम ऑर्गेनल से मिला के देखें, वह कमी रह गई है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द वे होम्योपैथी हैज बीन इंटरप्रेटेड, होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स हैव बीन इंटरप्रेटेड। कुछ सवालें हैं कि दवा कौन सा देना है, विच मेडिसिन इज टू बी गिवन। ये कौन से तरह की बीमारी जो पेशेंट हमारे सामने आया है वो विच टाइप ऑफ डिजीज इज सफरिंग, क्योंकि टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, ये सब बीमारियों के क्लासिफिकेशन है, पर इन सब क्लासिफिकेशन होने के बावजूद मास्टर हैनीमैन ने कहा कि नहीं, होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन को अप्लाई करने के लिए यह बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट एनफ, यू नीड टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। और उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन कहा एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। सो वी नीड टू नो कि हमारे सामने जो पेशेंट है वो होम्योपैथिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसका डायग्नोसिस क्या है। दवा, how many times the medicine has to be given, how many days the medicine has to be given, पेशेंट क्या कहेगा उससे हम क्या समझेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब आई एम बेटर, आपकी दवा खाके मेरा ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये ऐसा हुआ। पर होम्योपैथिक डॉक्टर मन ही मन सोचता है कि नहीं, वो अच्छा नहीं, ही इज नॉट बेटर। यानी कि उसकी बात में से क्या समझा कि उसको लगा कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। या उल्टा कहें कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आके कहता है कि हम अच्छा है, आई एम बेटर, या मेरी तकलीफ बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज के दिनों में हमारे एक शिक्षक ने केस बताया था कि एक पेशेंट, लेडी पेशेंट मदर, वो एक छोटे से बच्चे को गोदी में लेके आई। वह बच्चा, उसको दस्त हो रहा था, डायरिया, और मां रोते रोते आई कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा निढाल हो गया है, सो नहीं रहा है, लगातार रो रहा है, 3 दिन से है और इतनी बार पैखाना जा रहा है। डॉक्टर साहब ने पूरा केस सुना और केस सुनने के बाद कुछ दवा दी और कहा कि आप कल मेरे पास आइए बच्चे को लेके। अगले दिन मां आती है और उसके साथ उसके कुछ रिलेटिव्स आते हैं लाठी डंडा लेके कि आपने ये कौन सा दवा दे दी, क्यों? तो अगली पहला जब आपके पास आए थे कल तो वो 5 बार 6 बार पैखाना कर रहा था, अब वो 7 बार 8 बार कर रहा है, तो आपने दवा दिया उससे तो और बढ़ गए, आप बच्चे की जान ले लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, तो मां गई कि बच्चा कहाँ है, बच्चा सो रहा है। अब आपको दिखाने के लिए क्या उसको नींद तोड़वा के हम लाए? नाउ द मदर वाज कंप्लेनिंग, मां उसको दोषारोप कर रही है, पर डॉक्टर साहब खुश हो रहे क्योंकि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मेरा दवा सही। तो पेशेंट क्या कहेगा और डॉक्टर साहब क्या समझेंगे? कब पेशेंट कहेगा कि मैं अच्छा हूं और डॉक्टर समझेगा कि नहीं वो अच्छा नहीं है? या कौन से सिचुएशन में कोई दवा की ही जरूरत नहीं? हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस जहां पे कोई दवा की जरूरत नहीं। ये सारा ब्यौरा, ये सारा विवरण, इन सारी समस्याओं का समाधान सही तरीके से जानने के लिए
अपने प्रैक्टिस में इन सब सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए यह जरूरी है कि हम जाने और हम ऑर्गेनन को पढ़ें, और इस नजरिया से पढ़ें कि यह एक थ्योरेटिकल किताब नहीं है जिसका उपयोग केवल परीक्षा में पास करने भर तक ही सीमित हो, बल्कि वह एक किताब है जिसको रोजाना दैनंदिन प्रैक्टिस में अपने क्लिनिक में अप्लाई करना पड़ता है। जितने तरह की बीमारियां, एक्यूट डिजीज, सर्जिकल डिजीज, वन साइडेड डिजीज, स्किन डिजीज, इंटरमिटेंट डिजीज, इंटरमिटेंट फीवर, एडवांस पैथोलॉजी, इरिपेरेबल डिजीजेस, इनक्योरेबल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, इन सारी बीमारियां जो हम प्रैक्टिस में पाते हैं, वो सारे बीमारियों का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि कैसे चिकित्सा करना है, क्या चिकित्सा करना है, किस सिचुएशन में कब दवा देना है, क्या दवा देना है, कब दवा नहीं देना है, ये सारे का ब्यौरा ऑर्गेनल में लिखा हुआ है। यह जानने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टॉलवर्ड्स थे, हैनीमैन हो, केंट हो, जो भी, हमारा रिजल्ट, हमारा ट्रीटमेंट का रिजल्ट उनके जैसा हो। अगर हम पुराने केसेस पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, तो कितने भयंकर भयंकर बीमारियों का उन्होंने इलाज किया है और कहा है कि क्योर। हम चाहते हैं हमारा भी रिजल्ट वैसा हो, तो ये आवश्यक है कि जो प्रोटोकॉल को मान के, जो नियमावली को मान के, जो इंस्ट्रक्शंस को मान के उन्होंने चिकित्सा की है, हम भी वैसा ही करें। पहला मेडिसिन दिए, देने के बाद कुछ एग्रावेशन हुआ। जस्ट मिनट। तो पहला दवा देने के बाद कुछ एग्रावेशन हुआ, कुछ नए सिम्टम्स उभर के आए। ऐसा पेशेंट तो रोज होता है, हम दवा देते हैं, दवा देने के बाद कुछ नए सिम्टम्स आते हैं, कुछ परिवर्तन होता है, कुछ सिम्टम्स का एग्रावेशन होता है। अब ऐसे में हमको करना क्या चाहिए? हम दवा बंद कर दें, हम पोटेंसी चेंज कर दें, या हम दवा ही बदल दें कि हाँ मेरा दवा गलत हो गया क्योंकि एग्रावेशन हुआ। जो भी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे सिचुएशन डेली प्रैक्टिस में आते हैं। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, यह जानने के लिए जानना जरूरी है कि हम ऑर्गेनन पढ़ें, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि जहां पर नए सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं, वहां पे यह मानना ही गलत होगा कि यह दवा जो दिया गया है विच इज होम्योपैथिकली सिलेक्टेड, कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज होम्योपैथिकली सिलेक्टेड। अब जब हम ये मान लिए कि यह होम्योपैथी सिलेक्टेड नहीं है, तो यहां क्या करें? आप लोगों को पता होगा कि सीपिया का आविष्कार कैसे हुआ था। हैनीमैन के बाद पास एक मरीज आता है और आके अपने कुछ सिम्टम्स का विवरण देता है। वो सारे सिम्टम्स सुनने के बाद हैनीमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा शाम को। और जब उनके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस वक्त जो पेंटिंग के लिए इंक यूज होता था उसमें सीपिया का मिश्रण होता था, वह बार बार जीभ से भिगो के ब्रश को गीला करके पेंटिंग करता है। अब ये तो हम सब जानते हैं और इस बात से आप सब सहमत भी होंगे
कि डेफिनेटली हैनीमैन जितने पेशेंट आते थे सबको तो नहीं कहे होंगे कि हाँ तुम्हारे घर जाएंगे, तो उसी पेशेंट को क्यों कहे? हैनीमैन जब केंट के पास क्लारा लुइस आई थी और उन्होंने सारा सिम्टम्स दिया और उनको लगा कि हाँ लेकेसिस है, पॉइजनिंग हो रहा है, प्रूविंग हो रहा है, तो केंट ने दवा क्या दिया? पेशेंट तकलीफ में है, एग्रावेशन है, तो वहां पे दवा क्या दी? वहां पे उन्होंने कोई दवा नहीं दी। हैनीमैन ने भी उस पेशेंट को कोई दवा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उस पेशेंट को, हैनीमैन ने ऑर्गेनाइज में साफ कहा है कि वाइटल फोर्स हैज टू कम बैक, तो जरूरत है कि हम कोई दवा ना दें। तो यहां पे जहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि यहां पे होम्योपैथिकली सिलेक्टेड उसको नहीं मानेंगे और यहां पे एंटीडोट की आवश्यकता। एंटीडोट कैसे? मोर एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ एक्शन। हर केस में नहीं, प्रोवाइडेड इट इज नॉट वेरी वायलेंट। अगर वायलेंट है तो फिर उसका इलाज दूसरा है। दूसरा एक सिचुएशन है, एक लीन थीन दुबली पतली लेडी मेनोपॉजल एज के आसपास, वो कंटिन्यूअसली उसके जो सिम्टम्स है उसमें एक सिम्टम्स ये है कि वो बहुत ज्यादा बात करती है, बहुत एब्यूजिव, और बार बार जो नॉर्मल आवरण, लज्जा, शर्म, ये सब जैसे लगता है कि ये सब उसमें कम। पूरा हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि एक दो दिन पहले कोई एक पार्टी था, वहां पे वो लेडी ने शराब लिया और उसके बाद से ही सारे सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं। टेस्टिंग करने वाला डॉक्टर चूंकि होम्योपैथी जानता था, मायाजम पढ़ा था, तो उसको इस सिम्टम्स के सिवा कुछ और सिम्टम्स लगे जो सोरा से मिलते जुलते। अब ये सवाल उठता है इसमें कि यहां पर क्या अल्कोहल की वजह से ये सारे सिम्टम्स आए? यहां पर क्या हम हायोसाइमस देंगे या लेकेसिस देंगे? और देने के बाद हम क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने उसको दवा दिया, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और देने के बाद क्योंकि सारे सिम्टम्स मिल रहे थे डीप एक्टिंग मेडिसिन के, उन्होंने मायाजम को भी ध्यान में रखा, एक्साइटिंग कॉज को भी ध्यान में रखा, और रखने के बाद उन्होंने दवा दिया और पेशेंट नेक्स्ट दिन से एकदम फर्स्ट क्लास, ऑल सिम्टम्स वेर गॉन। Now doctor was very happy, patient was very happy, because desired result हो रहा है, और क्या चाहिए? बट देन उसके कुछ दिन बाद फिर कहीं कोई ऐसा माहौल बनता है, पार्टी होती है, कुछ भी होता है, वहां पे वो लेडी फिर थोड़ा सा अल्कोहल लेती, थोड़ा सा, क्योंकि उसको ध्यान है कि मुझे ऐसा हुआ था, और वो थोड़ा सा लेना ही इस बार फिर सारे सिम्टम्स को उभर के आ जाता है, और इस ढंग से उभर के आता है कि उस डॉक्टरों के लाख कोशिश के बावजूद फिर वो ठीक होने का नाम नहीं लेते। ये कोशिश, ये दवा, वो दवा, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, एंड शी इज नॉट गेटिंग दैट।
क्या ये ऐसा हमारे डेली प्रैक्टिस में नहीं हो सकता है ना? हाउ टू फेस दिस सिचुएशन, हाउ वेयर, क्या गलती कहां होगी? अल्कोहल लेना गलती हो गया मानते हैं, पर इलाज में कहां गलती? इलाज में गलती ये हो गया कि डॉक्टर साहब ने जो बीएचएमएस पास करने के लिए पढ़ा था उसको प्रैक्टिस में अप्लाई करना भूल गए। जहां पे साफ लिखा हुआ था कि जब ऐसा कोई केस हो, एक्यूट वेनिएटल सिम्टम्स आए एक्साइटिंग कॉज के बाद, वन साइडेड डिजीज, मेंटल डिजीज में, तो वहां पे एंटीसोरिक दवा नहीं देना है। वहां पे एकोनाइट, बेलाडोना, इस तरह की दवाएं जो एक्यूट नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन, वह देना है। और देने के बाद डॉक्टर साहब ने भी हेल्थ समझ दिया, तो गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि लेटर ऑन वन द सिम्टम सबसाइडेड, उस वक्त जरूरी था एक एंटीसोरिक दवा देने का, जो डॉक्टर साहब ने नहीं दिया। वो सोचे कि हमने ये दवा दिया, पेशेंट इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। और जो एंटीसोरिक नहीं दिए उसकी वजह से लास्ट लाइन देखिएगा स्लाइड में कि फिर वो छोटे से एक्साइटिंग कॉज की वजह से वो रेकर होता है। एंड देन हैनीमैन के वर्ड्स हैं, मे नॉट बी क्योर्ड। तो यह गलती ना हो, हम वहां पे एक्यूट मेडिसिन देने के बाद हाथ ना मोड़े, संतुष्ट ना हो, बल्कि और दवा इलाज अभी खत्म ना हुआ है, ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और दवा की जरूरत, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की जरूरत, यह बात कौन बताएगा? इसको जानने के लिए जरूरी है कि हम ऑर्गेनल में पाए। It should not be treated immediately with antisoric. क्या दें? एकोनाइट, बेलाडोना, स्टेमोनियम, हायसामस, मर्करी एटसेट्रा, ऐसी दवाओं का हाईली पोटेंटाइज माइन्यूट डोज दें। एंड देन हम लोग उसको should never be regarded as cured. Then what is required is prolonged antisoric treatment. जो नहीं किया गया उसकी वजह से वह पेशेंट फिर से रिकवर। So these are the mistakes. 223. If the antisoric treatment be omitted, much slighter cause, and then it is more difficult to be cured by the antisoric. यह जानने के लिए जरूरी है कि हम ऑर्गेनल पढ़ें, बेसिक प्रिंसिपल्स को जानें, जैसे डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अभी देखते होंगे कि होम्योपैथी की दुनिया में जो भी नामी गिरामी सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हैं, सब अपने अपने ढंग से अलग अलग विशेषण यूज करते हैं कि मैं ऐसा होम्योपैथी करता हूं। कोई कहता है मैं की नोट पे करता हूं, कोई इटियोलॉजी पे करता हूं, कोई मायज्मेटिक, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई टोटोलॉजी, कोई क्रोनोलॉजिकल, या अलग अलग अप्रोचेस है। तो हैनीमैन कौन सा करते थे, सही कौन सा है, यह कैसे पता चलेगा? यह जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि सही है होम्योपैथी की जो दवा सिलेक्शन होती है वो सिम्टम्स पे नहीं होती। होम्योपैथी का दवा सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन सिम्टम्स, इट इज बेस्ड ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। यह जानने के लिए कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, वेदर इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग, अंडर विच सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में, किस पे, कैसे, ये जरूरी है कि हम बेसिक प्रिंसिपल्स को जानें। अगर नॉर्मल वे से केस टेकिंग
पेशेंट आ रहा है, सिम्टम्स दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिल रहा है, मोडालिटीज मिल रहे हैं, कंकॉमिटेंट मिल रहे हैं, अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स मिल रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट समस्या दो सिचुएशन में होता है, एक जहां पे पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स यानी कि सिम्टम्स का अभाव हो, यहां सिम्टम्स ही नहीं मिल रहा है। हमारी केस टेकिंग में कोई कमी नहीं है, हमारे प्रोसीड्योर में कोई कमी नहीं है, बट सिम्टम्स नहीं। दूसरा सिचुएशन हुआ होता है जहां पे बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं। दोनों सिचुएशन हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे टैकल करेंगे, ये सारा विवरण, जैसे यहां पे सिम्टम्स की कमी, यह सिम्टम्स की कमी, लैक ऑफ सिम्टम्स, जहां बहुत ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस। मान लीजिए जब कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में होता है तो जो प्रैक्टिशनर है तो वो कहते हैं कि वहां होम्योपैथी का स्कोप नहीं। कोई भी एडवांस पैथोलॉजिकल जहां पे रिवर्सिबल चेंजेस हो गया हो वहां होम्योपैथी का स्कोप नहीं है। क्यों? वो ऐसा क्यों कहते हैं? गलत नहीं है, पूरी तरह से सही है, पर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ना हमारे पास उस पैथोलॉजी के लिए दवा है, ना कैंसर के लिए दवा है। हमारी जो दवाएं हैं वो है सिम्टम्स के ऊपर। कौन से सिम्टम्स? जो उसको इंडिविजुअलाइज करे, जो कैरेक्टराइज करे। और जब ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंज होते हैं, एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो वहां वह सिम्टम्स नहीं मिलता है जिससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें, इंडिविजुअलाइज कर सकें, कैरेक्टराइज कर सकें। बहुत बार सडन एक्यूट इमरजेंसीज होता है, 67 फुटनोट में आप लोग सबको पता होगा कि वहां पे होम्योपैथिक दवाओं का सेवन नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचता है। एक और सिचुएशन जहां पर लैक ऑफ सिम्टम्स होता है वो है वन साइडेड डिजीज। एक या दो सिम्टम्स ही रहते हैं पर वो इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पेशेंट पे छा जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? बहुत सिंपल, जो अवेलेबल है उसी के ऊपर दवा देना है। वह एक सिम्टम हो, दो सिम्टम, तो जो भी हो, परंतु वहां एक और हथियार हमारे हाथ में है। वहां वी हैव टू ऑब्जर्व द चेंजेस ऑल अलोंग द लाइन ऑफ प्रोग्रेस, ताकि हम ये समझ सकें कि यह बीमारी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे आया है बीमारी या बीमार। फॉर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पूरा प्रोग्रेस, द होल फेनोमेना ऑफ द डिजीज, उसको समझा जाए। जहां प्रेजेंट में नहीं मिलता है वहां पास्ट में जाए और पास्ट में जाके उसको इंडिविजुअलाइज कर, ट्रेसिंग द पास्ट टू इंडिविजुअलाइज। एक मरीज है, हम जानते हैं कि डिजीजेस आर नॉट वन सिंपल इंसिडेंस बट डिजीजेस आर फेनोमेना। तो हम शुरुआत से लेके उसको ट्रेस करें। वन साइडेड का केस नहीं है, नॉर्मल केस। अब यहां पर इतने सारे सिम्टम्स में कौन से सिम्टम्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है? क्योंकि हर फेज में कुछ ना कुछ सिम्टम्स अवेलेबल हुए, कुछ ना कुछ सिम्टम्स मैनिफेस्टेड हुए। तो यहां यह जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जो लास्ट अपीयरिंग सिम्टम है, दे आर ऑलवेज ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन चॉइस ऑफ रेमेडी। यह बहुत जरूरी। केवल सिम्टम्स को मिलाने से दवा सिलेक्शन नहीं होता है, बट सिम्टम्स मिलाने के सिवा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पेस, वह बीमारी, वह सिम्टम, वह लक्षण किस गति के साथ आगे बढ़ा है और आज किस गति के साथ वह इस तरह मैनिफेस्ट कर रहा है। डेप्थ ऑफ द सिम्टम्स,
क्योंकि वही सर्दी खांसी के सिम्टम्स, हेडेक के सिम्टम्स, कोल्ड कफ के सिम्टम्स बेलाडोना में भी है, कैलकेरिया कार्ड में भी, सोराइनम में भी। इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। सिमिलैरिटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द सिम्टम्स। टैली करने पर उसे ही सिमिलिमम नहीं मिलेगा, बट इन 4 आयामों को, पेस को, डेप्थ को, इंटेंसिटी और सीक्वेंस को, इन सबको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा ये है तो बहुत बड़ा, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में भी चला गया। केवल अपनी बात को कंक्लूड इतना से करूंगा कि जो भी हमारे मन में कंफ्यूजन है बीमारी को लेके हो, आज के बदलते समय में जो तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह के मैनिफेस्टेशन और कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल की वजह से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब हो, या कहीं पे भी कि हाँ यह प्रिंसिपल, यह मेडिसिन का एप्लीकेशन कैसा है, या मेरे मन लायक रिजल्ट नहीं हो रहा है, कहां पे गलती हो रही है, ये सबका निदान केवल होम्योपैथी से। और मैं ये कहूंगा कि होम्योपैथी वह होम्योपैथी जो हैनीमैन के अनुसार है। अगर हमको होम्योपैथी करना है तो हमको हैनीमैन के अनुसार ही करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि हाँ बदलते समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू फाइंड आउट ए न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक नया सिस्टम इजाद करिए, पर होम्योपैथी अगर करना है तो उसको हैनीमैन के हिसाब से ही करना होगा। कोई साइंस, कोई आर्ट, कोई हीलिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी भी परफेक्ट नहीं। कोशिश जारी होनी चाहिए कि हमेशा नए सिस्टम आए और नए सिस्टम का इजाद हो। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। Yes. So धन्यवाद welcome to you.